हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम जेनन फ्लोराइड्स का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जेनन फ्लोराइड्स मतलब तीन मेन जेनन फ्लोराइड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनन हेक्साफ्लोराइड। एंड इसके बाद और नेक्स्ट क्लास में जेनन ऑक्सीफ्लोराइड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें ऑक्सीजन भी होगा। बिफोर आई डिस्कस ऑल दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, कैसे जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन टेट्राफ्लोराइड एंड जेनन हेक्साफ्लोराइड फॉर्म होता है, ये सिंपल रिएक्शंस है। इसको जस्ट खाली पढ़ना है, इसमें अंडरस्टैंडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये और ये मिला लो, इतना टेम्परेचर में रख लो, ये वेसल में रखो, क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, इसलिए कैसे वेसल में इसको हम कंटेन करेंगे, ये सारे चीज़ जस्ट याद रखना है, ठीक है हमको। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है इसका समझना है, तो इसको मैं डिस्कशन करूँगा। डिड यू गेट मी माय डियर फ्रेंड्स? एंड वन मोर थिंग, जेनन का कंपाउंड को देख के डर मत जाना कि जेनॉन एक इनॉट गैस है, फिर कैसे कंपाउंड तैयार करता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हिमालय में बैठा हुआ बाबा जो तपस्या कर रहे होंगे, तो अगर उनको हम टीज करेंगे और वो टीजिंग लिमिट क्रॉस कर जाएगा, तो वो भी रिएक्ट करेंगे। हिमालय में जो बैठे होंगे साधु, वो भी रिएक्ट करेंगे अगर हमको ज़्यादा परेशान करेंगे तो, राइट। सो एवरीथिंग रिएक्ट्स, बट देयर इज ए लिमिट। लाइक जेनॉन एंड क्रिप्टॉन फॉर्म कंपाउंड्स एट ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। ऐसे ड्रास्टिक कंडीशन में इनर्ट गैसेस बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं। फिर किसके साथ? हिमालय में बैठा हुआ साधु के साथ कौन डीज करेगा? हिमालय में बैठे जो साधु बैठे होंगे, उनको परेशान कौन कर सकता है? उनको परेशान कौन कर सकता है? डेफिनेटली जो विकेड बॉय होगा, बदमाश होगा, गुंडा होगा, वो ही साधु को परेशान करेगा, नहीं तो नॉर्मल पीपल डोंट डू दिस। ठीक उसी तरह जेनन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसको हम बदमाश एलिमेंट बोलते हैं, जो वेरी रिएक्टिव होते हैं, जो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, वैसे एलिमेंट कौन है? ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसलिए ही जेनन का जो कंपाउंड हम पाएंगे वो ऑक्सीजन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ या फिर दोनों ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ पाएंगे, लाइक XCF2, XCF4, XCF6, XCO2F2, XCOF2, like this various oxyfluoride and fluoride compounds of xenon हमको मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, जब जेनन एक आइसोलेटेड आटम रहता है, जेनन जब एक आइसोलेटेड आटम होता है, मतलब इसके साथ जब कोई अदर एटम्स बॉन्ड नहीं किए हैं, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पेरिकल रहता है, राइट। जेनॉन का जब वो आइसोलेटेड रहता है, किसके साथ बॉन्ड नहीं करता है, तो वो स्पेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ होता है। लेकिन जब फ्लोरीन आ जाते हैं या फिर ऑक्सीजन फ्लोरीन आ जाता है या फिर ओनली ऑक्सीजन भी आ जाता है, लाइक जेनॉन ट्राइऑक्साइड XCO3, इसमें 3 ऑक्सीजन बस आ जाते हैं जेनॉन के पास बॉन्ड करने के लिए। तो ये जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ये क्या करते हैं? डिस्टॉर्ट the electron cloud. Which type of electron cloud? Spherical electron cloud. Distort the spherical electron cloud of xenon, right, and make it polar,
and form compounds, राइट। तो ये होता है फंडामेंटल फार्मूला क्यों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जेनॉन के साथ बॉन्ड कर पाते हैं, दैट टू नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में नहीं, ड्रास्टिक कंडीशन में, राइट। सो चलिए देखते हैं ये जो इसका मतलब डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, डिड यू गेट दिस प्रॉपरली नो। जेनन ये स्पेरिकल था ना, ऐसे हो जाएगा, इधर एक फ्लोरीन आटम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन खुद के और खींचेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा डेल माइनस चार्ज और इस साइड डेल प्लस चार्ज हो जाएगा और बॉन्ड हो जाएगा कुछ। ये इस एटम कुछ सिमिलरिटीज रखता है। फाजान्स रूल जब हम डिस्कशन कर रहे थे, पोलारिटी चेंज कर देता है, स्पेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड से ओभाल कर देता है, पोलार कर देता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, माइनस प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है यानी पोलार हो जाता है। एनीवे, तो इसीलिए ही जेनन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करता है, जो भी हो। सो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे किसके स्ट्रक्चर है बाबा, स्ट्रक्चर ऑफ कौन, जेनॉन डाइफ्लोराइड। माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी सारे इनॉट गैस एलिमेंट्स होते हैं, हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड लास्ट में ओगानेसन, यूरी ओगानेसियन, वो केमिस्ट के नाम से ये रिसेंटली इसका नाम दिया गया है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ओगानेसियन। माय डियर फ्रेंड्स, ये 0 ग्रुप और 18th ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, 18th ग्रुप और इनॉट गैस एलिमेंट, बस इसको छोड़ के, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। और हर एक जो इनॉट गैस होते हैं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2NP6। क्या होता है ये, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, GEC, NS2NP6। यानी N क्या है, N है नंबर ऑफ पीरियड इन विच द एलिमेंट इज प्रेजेंट, यानी ये इसके लिए n = 1, तो इसके लिए n = 2, यानी सेकेंड पीरियड में है, आर्गन 3rd पीरियड में है, क्रिप्टन 4th पीरियड में है, जेनॉन 5th पीरियड में है, रेडॉन 6th पीरियड में है, ओगानेसियन 7th पीरियड में है। n = 6 एंड n = 7, सॉरी, ओके। सो इसके हिसाब से जेनॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, नाइट्रोजन के लिए, सॉरी, इस n के जगह हम डालेंगे 5, यानी ये 5th पीरियड में है, तो इसका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 5s2 5p6। सो जेनॉन का एटॉमिक नंबर क्या है रे, ये है 2 8 10 36 54 86 118, राइट। इसका एटॉमिक नंबर जो भी हो, जेनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54। सो हम इसका लिखेंगे वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन, ये 5th पीरियड में है, इसलिए NS2 के जगह 5s2, NP6 के जगह 5p6 हम लिख लेते हैं। और इसका जो इनॉट गैस, नियरेस्ट इनॉट गैस जो है वो है क्रिप्टन, यानी जेनॉन के पास क्या है, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना है, 36। यानी टोटल मिला के अब तक हम कितना इलेक्ट्रॉन को वेरियस ऑर्बिट्स में रख लिए हैं, वो है 36 2 38, ये 6 means 44 electrons. So remaining 10 electrons. So 10 electrons in which orbital? We know the subshell that can contain a maximum of 10 electron is a D. So if you have already placed 36 plus 2, 38 plus 6, 44 electrons. You have placed already 44 electrons for xenon. The rest 10 electrons, that is not a valence shell, means it should be a filled orbital. अगर कोई ऑर्बिटल जो वैलेंस सेल में नहीं है 10 इलेक्ट्रॉन रखता हो, तो वैसे सबसेल कौन हो सकता है, डी ही हो सकता है। एंड वो डी वैलेंस सेल में नहीं है, इस वैलेंस सेल से पहले आता है, मतलब ये फुलफिल होना चाहिए बस। तो 10 इलेक्ट्रॉन रखने वाला डी 10 इलेक्ट्रॉन रखने वाला जो सबसेल होगा वो कौन सा सबसेल होगा, डी सबसेल होगा। सो अगर ये 5 है तो ये 4D बनेगा, जिसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 36
46, 48 plus 6, 54. Okay, this is the electronic configuration of Xenon, and this is its ground state. जिधर जैसे इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए वैसे ही है, ठीक है। लेकिन जब फ्लोरीन आता है बॉन्ड करने के लिए, तो वैलेंस सेल में ये जो जेनन का इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टॉर्ट हो जाता है, जैसे हम इधर लिखे थे। तो इसीलिए लेकिन कैसे बॉन्ड करेगा? एक फ्लोरीन आटम के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरा फ्लोरीन आटम के लिए और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इन XeF2 दो मोनोवैलेंट आटम। फ्लोरीन का वैलेंसी क्या है? वैलेंसी कितना है? एक है। यानी फ्लोरीन जब बॉन्ड करता है तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन जरूरत होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। तो दो फ्लोरीन आटम के लिए जेनन का कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? दो फ्लोरीन आटम के लिए दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। XeF2 contains two unpaired electrons. XeF2 contains two unpaired electrons. XeF2 contains two monovalent atoms. Monovalent atoms means fluorine. Two fluorine atoms are there. XeF2 implies number of unpaired electrons in xenon for bond formation. For ये है for मेरे लिए, आपके लिए भी होना चाहिए। For bond formation इज इक्वल टू कितना रे? 2। तो कैसे आएगा? अभी लिख लेते हैं। जेनन का जो है, जेनन 54 के लिए हम लिखेंगे, खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे। वो है 5s। ये अगर है 5s तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये है इसका वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन। 5p6 में आप ऐसे लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6। 5p का 6 इलेक्ट्रॉन सेट है, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन ये क्या होगा? अभी इसको अभी क्या करेंगे? ये तो ग्राउंड स्टेट में है, ये अभी एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद जो आता है 5s 5p 5d सबसेल जो है वो एम्प्टी है ना। इसके बाद जो इधर जो 5p6 के बाद जो 5d है, इसका मतलब इधर क्या है? इलेक्ट्रॉन 0 है ना, जिसको हम ग्राउंड स्टेट करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं GS, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये जो 5d है ये इधर वैकेंट है। अभी क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन 5p से इधर चला जाएगा। जेनॉन 54 ये बनता है आपके लिए ग्राउंड स्टेट, ये बन जाएगा आपके लिए एक्साइटेड स्टेट। 5s में इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेंगे और ये दोनों में इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिटल में जैसे थे वैसे रहेंगे। बस एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर देंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इधर से एक इलेक्ट्रॉन 5d को चलाएगा। बस अभी हमारे लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे लिए मिल गए, अभी अवेलेबल है, हमारे लिए अवेलेबल है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? क्योंकि 5s 5p 5d एक ही सेल में अवेलेबल है, उनके बीच में एनर्जी का बहुत भी डिफरेंस नहीं है, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, तो इसीलिए 5s 5p 5d के बीच हमारा क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है उनके ऑर्बिटल के बीच। एंड जिसको हम बोलते हैं 1s 3p 1d, कितना d यूज होता है? 1d, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी क्या करेंगे? sp3d हाइब्रिडाइजेशन में अभी क्या स्ट्रक्चर, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या है? हमको पता है BSc प्योर थ्योरी हम फर्स्ट सेमिस्टर से पढ़ के आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है 3 1 4 1 5। 5 जब होता है
ऐसे अगर 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 कोई भी लोन पेयर नहीं होता, 5 बॉन्ड पेयर होता, VSCPR थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलता? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 जब बॉन्ड पेयर होता है एक सेंट्रल एटम के अराउंड में, तो हमको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मिलना चाहिए। लेकिन इधर हर एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हमको बॉन्ड पेयर नहीं देता है, 2 बॉन्ड पेयर है। लेकिन ये सब बाकी ये सब क्या रह जाएंगे? बाकी ये सब लोन पेयर, लोन पेयर, ये बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं करते हैं, ये तीनों लोन पेयर। बस इस इलेक्ट्रॉन को यूज करके एक फ्लोरीन हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद, ओके, हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन बनेंगे, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हमको अभी ये जो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और इधर sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, इसके साथ 2 फ्लोरीन एटम उनके एक एक इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड कर लेंगे। जो भी हो, तो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या मिल रहा है हमको? एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है, थोड़ा लंबा कर लेंगे नहीं तो हमको थोड़ा कंफ्यूज कर लेता है ये। सो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होता है? एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर हमको मिलना चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इधर माय डियर फ्रेंड्स इधर लोन पेयर्स भी है। सिंस 3 लोन पेयर प्रेजेंट, लोन पेयर आते हैं तो वो स्ट्रक्चर को रेगुलर करने को नहीं देते हैं, इरेगुलर कर देते हैं। लोन पेयर्स, सिंस 3 लोन पेयर्स प्रेजेंट, एक्चुअल स्ट्रक्चर बन जाता है, एक्चुअल ज्योमेट्री बन जाता है लीनियर। कैसे? हम इसको देखेंगे। एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या बनता है रे? लीनियर। ठीक है, इसको एक स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो अभी ये सब चीज़ें का ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि अगर ये जेनन होगा तो जेनन सेंट्रल आटम है, इसके चारों ओर 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको चाहिए, एक इस डायरेक्शन में और 2 इस डायरेक्शन में। तो 3 जो है sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये 3 लोन पेयर्स है। इसको 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये 5s होके नहीं रहता है, ये 5p भी 5p होके नहीं रहता है। प्यार ना रहा जैसे वैसे 5s के तरह नहीं रहता है, 5p का ऑर्बिटल 5p के तरह नहीं रहता है। वो एक इक्विवेलेंट फॉर्म का एनर्जी देते हैं, जैसे कि हम जिसको बोलते हैं sp3d। हर एक ऑर्बिटल का एनर्जी एंड शेप इक्विवेलेंट हो जाता है हाइब्रिडाइजेशन के बाद। जो भी हो, अभी ये जो 3 लोन पेयर्स 3 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह जाएंगे। 4th ऑर्बिटल इधर आएगा, 5th ऑर्बिटल इधर आएगा, जिसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होंगे? एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और फिर कौन आता है बॉन्ड करने के लिए? फ्लोरीन आता है बॉन्ड करने के लिए। फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2px2 2py2 2pz1, यानी जो जिस इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके वो बॉन्ड करेगा वो p ऑर्बिटल ही है जो जिसका डम्बेल शेप होता है। यानी अगर फ्लोरीन का हम हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे तो वैसे आएगा, एक इधर और इधर, ठीक है ना। छोटा कर लेंगे क्योंकि ऊपर वाला हमारे पास प्लेस नहीं है इतना, इसको इरेज कर लेंगे तो भी स्ट्रक्चर तो जाके हम स्ट्रक्चर अच्छे तरह से कर सकते हैं।
ठीक है, ओके। अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इधर आएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन सा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा रे? फ्लोरीन लेके आएगा इसका p ऑर्बिटल, इसका p ऑर्बिटल। तो हाँ, ये बनता है फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। ठीक इसी तरह इधर से भी बाबा एक फ्लोरीन आटम आएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो इस sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास था, और एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है कौन? फ्लोरीन। तो इधर कौन सा सिग्मा बॉन्ड हो रहा है? हेड ऑन ओवरलैप, sp3d एंड p सिग्मा 1। ये भी सेम है, इधर भी सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होता है रे? स्ट्रक्चर है लीनियर, यानी जेनॉन के पास इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, और जो 3 लोन पेयर ऐसे होते हैं, 1 2 एंड 3। इसलिए हम जब स्ट्रक्चर लेंगे तो एटम्स को देख के स्ट्रक्चर लेंगे, लोन पेयर को नहीं। लोन पेयर बस ये बॉन्ड पेयर को प्लेसिंग करने में हेल्प करेंगे, डिस्टर्ब कर लेंगे, जो स्ट्रक्चर हमको मिलना चाहिए उसको करने नहीं देंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर का था, और ट्राइगोनल जिसको बोलते हैं, कौन तीनों ट्राइगोनल बनाते हैं? ये जो 3 लोन पेयर एक ट्राइगोन में होता है, ऊपर और नीचे फ्लोरीन एटम्स एक्सियल बॉन्ड में रहते हैं। जो भी हो, ये होता है लीनियर। लीनियर मतलब बॉन्ड एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल बन गया 180 डिग्री। ठीक है, सो जो भी हो, ये होता है स्ट्रक्चर आपके लिए। अगर स्ट्रक्चर को डिस्कशन करने जा रहे हैं हम जेनन डाइफ्लोराइड का, वैसे ये सारे चीज़ का हमको ध्यान में रखना है। ऐसे लिख के ये स्ट्रक्चर भी करेंगे तो करेंगे, नहीं तो इसको लिख लेंगे तो चलेगा। ठीक है, सो खाली फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था हमारे लिए, 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। सो जो f ऑर्बिटल आता है वो f वाला ऑर्बिटल, सॉरी p वाला ऑर्बिटल जो फ्लोरीन का, ये वैसे हम शो करते हैं। ठीक है ना। अभी इसको हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जेनन डाइफ्लोराइड के बारे में हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है। अभी जो रेस्ट दोनों रह जाते हैं, ये हमको बस बहुत तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि हमको जनरल आइडिया आ चुका है। अभी हम चलेंगे जेनन टेट्राफ्लोराइड की ओर। जेनन टेट्राफ्लोराइड XCF4। अभी मोनोवैलेंट, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, इधर जेनन डाइफ्लोराइड कंटेन्स हाउ मच मोनोवैलेंट एटम? 4 मोनोवैलेंट एटम। सो 4 मोनोवैलेंट एटम मतलब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जरूरत है बॉन्ड करने के लिए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड करने के लिए। सो अभी जेनन 54 का वैसे ही ग्राउंड स्टेट में है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाने के लिए 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड कर लेंगे, यानी इधर तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन अभी s 3p एंड 2d के बीच में होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। सो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये अभी और लोन पेयर होके नहीं रहता है, बाद हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद मैं बोल रहा हूँ। तो ये भी वैसे भी इधर कितने फ्लोरीन के साथ बॉन्ड हो रहा है? अभी हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद एक sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इधर एक फ्लोरीन आटम का, इधर एक फ्लोरीन आटम का, इधर एक फ्लोरीन आटम का, और ये इधर भी एक फ्लोरीन आटम, यानी ऐसे करके XCF4 के बाद बोल रहे हैं। आप इधर ना पढ़ें, मैं करेक्शन करता जा रहा हूँ धीरे धीरे। इधर कितना लोन पेयर रह जाएगा? 2 लोन पेयर रह जाएंगे, और 4 जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, हर एक sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमारा बॉन्ड होता रहेगा। ठीक है, सो ये अभी क्या करेंगे? अभी ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें बॉन्ड कैसे होता है हम चलेंगे। हाँ, इधर एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होगा? एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होगा sp3 3 2 5 1 6। जब 6 खाली बॉन्ड पेयर होता एक सेंट्रल एटम के अराउंड में, तो हमको ऑक्टाहेड्रल मिलना चाहिए।
6 बॉन्ड पेयर होता तो ऑक्टाहेड्रल होता हमारे लिए स्ट्रक्चर, लेकिन इधर 2 लोन पेयर है, इसलिए उसको ऑक्टाहेड्रल करने के लिए नहीं देंगे। क्या होगा हम देखेंगे। सो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर इधर होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, बट इधर कितना लोन पेयर है रे, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसलिए हो जाता है स्क्वायर प्लानर। क्या हो जाता है रे, स्क्वायर प्लानर। ठीक है, कैसे होता है देखेंगे। फ्लोरीन का तो p ऑर्बिटल ही यूज होता है बॉन्ड करने के लिए, ऐसे स्ट्रक्चर और नहीं करेंगे। ये है कि कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों इतना कॉम्प्लेक्सिटी जाएंगे। खाली जस्ट ऐसे स्ट्रक्चर दिखाना है, कितना लोन पेयर है, कितना बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर किधर है, लोन पेयर किधर है, बस हो गया ना। अभी हमारे लिए स्ट्रक्चर क्या आता है, स्क्वायर प्लानर। यानी कैसे दिखाना है, ऐसे करके एक स्क्वायर प्लेन दिखा देना है तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। जेनॉन, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, इधर ऐसे 4 फ्लोरीन रह जाएंगे, स्क्वायर प्लेन बनेगा। बस बाकी रह गया 2 लोन पेयर। इसको प्रैक्टिस कर लेना है। इधर है लोन पेयर एक, यानी जो एक प्लेन बनाते हैं, एक प्लेन में ही एक जेनॉन आटम जो सेंटर में है, 4 फ्लोरीन आटम जो एक स्क्वायर प्लेन बनाते हैं, उसके ऊपर एक लोन पेयर, उसके नीचे एक लोन पेयर। इसलिए ये बनता है, स्ट्रक्चर बन गया स्क्वायर प्लानर। डिड यू गेट मी ना। ये होता है जेनन डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर। अभी हम चलेंगे एक जेनन हेक्साफ्लोराइड के बारे में स्ट्रक्चर डिटरमिन करने के लिए। अभी इसको एक हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट। यस, अभी चलेंगे किसके बारे में रे बाबा, XCF6। सो यानी अभी ओहो इधर XCF2 हो गया था क्या, इसको इससे पहले जो XCF4 था ये XCF4 होना चाहिए था। जो भी हो, अब हम इसको करेक्शन कर लेंगे। XCF6 कंटेन्स 6 मोनोवैलेंट एटॉम्स, 6 मोनोवैलेंट एटॉम्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू मेक द बॉन्ड इज 6। सो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाने के लिए 3 p ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो जाएंगे। मतलब इधर से भी एक, ये दोनों तो अनपेयर्ड हो गए, ये भी 5 p सबसेल में हर एक ऑर्बिटल का अनपेयर्ड हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी चलेगा यहाँ। तो अभी ये कैसे, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन और एक D अभी हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएगा तो बन गया sp3d हाइब्रिडाइज। अब तक sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, S 3p 3d sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और ये भी और लोन पेयर होके प्यार ना रहा तो ये लोन पेयर होके ना रहा रे बाबा। सो ये बने जाता है फ्लोरीन के, यानी sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ 6 फ्लोरीन आटम्स खुद के p ऑर्बिटल को लेके ओवरलैप कर लेंगे तो XCF6 बन जाएगा। अभी मतलब sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में 7 अगर खाली बॉन्ड पेयर होता अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, तो 7 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, ये लोन पेयर नहीं होता, तो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होता पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होता, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो सिंस वन लोन पेयर इज प्रेजेंट, एक्चुअल स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको लिखेंगे डिस्टॉर्टेड
डिस्टॉर्टेड क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए इसको डिस्टर्ट करता है, एक ही लोन पेयर है, इतना भी डिस्टर्ट नहीं करेगा, फिर भी डिस्टर्ट करेगा। डिस्टर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, डिस्टर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इज इट विजिबल क्लियरली? नो 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 नो। एक्चुअल स्ट्रक्चर हो जाता है डिस्टर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आई होप दिस इज नाउ क्लियरली विजिबल। ओके, ऐसे इसको कैसे दिखाएंगे डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल? ये तो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर था XCF4 के लिए, हम अभी लिखेंगे XCF6 के लिए माय डियर फ्रेंड्स। XCF6 में अगर इधर जेनन है तो क्या हो जाएगा रे, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 और इधर एक लोन पेयर, एक फ्लोरीन थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है ना। पेंटागोनल बाइपिरामिडल में क्या होता है, सेंट्रल आटम और 5 सराउंडिंग आटम एक ही प्लेन में रहते हैं, 6 नंबर का सराउंडिंग आटम ऊपर, 7 नंबर का सराउंडिंग आटम नीचे रहना चाहिए। लेकिन इधर तो हमारे 7 फ्लोरीन आटम नहीं है ना, 6 फ्लोरीन आटम है। सो इसलिए ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल थोड़ा, जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल है थोड़ा डेविएट करता है स्ट्रक्चर से। ये सारे क्या बनते हैं रे, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एंड ये बनता है लोन पेयर। सो इसका स्ट्रक्चर क्या है रे, डिस्टर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल। सो इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं जेनन फ्लोराइड्स का, जेनन डाइफ्लोराइड, जेनन हेक्साफ्लोराइड एंड जेनन टेट्राफ्लोराइड, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन को याद रखना है आप लोगों को। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग मी। विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। इफ यू वांट टू डाउनलोड आवर ऐप from Play Store, you can search there Soul of Chemistry, ये हमारे लोगो है। थैंक यू सो मच बंधु, बाय बाय।